सियासत में लटकी जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम बात करेंगे सियासत में लटकी जान पर, लेकिन उससे पहले बताते हैं दिल्ली एनसीआर का मौसम अचानक बदला है। दिन भर कड़ी धूप के बाद जबरदस्त हवाएं चली। कुछ देर को तो जबरदस्त आंधी भी चली, जिसका असर दिखा। दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जबरदस्त आंधी चली और कुछ देर को जैसे दिल्ली एनसीआर में हर कोई घर के अंदर सिमट कर रह गया। मौसम आप देख ही रहे हैं, अचानक धूल भरी आंधी और उसके बाद जबरदस्त तेज बारिश। जैसे धूल का एक पूरा आसमान अचानक से बिछ गया हो राजधानी पर, लेकिन वही सियासत जो इस वक्त है वो आसमान छू रही है। दिल्ली में कोरोना की स्पीड से भी तेज दौड़ रही है सियासत। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर सरकार को नसीहत दी। बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी को याद दिलाया कि यूपीए सरकार के वक्त मनरेगा में कई खामियां थी। इस बीच राहुल गांधी ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को नसीहत दी। इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम के अंतर्गत मनरेगा में जहां 21.4% ऑफ टोटल वर्क था, आज हम उसको ले गए हैं 67.29%। सोनिया गांधी के एक लेख पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष ने मजदूरों की चर्चा करते हुए उस योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध दिया जो यूपीए सरकार ने शुरू की थी। सोनिया ने लिखा, यूपीए सरकार की प्रमुख योजना मनरेगा से लॉकडाउन के दौरान गरीबों का बहुत भला हुआ है, जबकि बीजेपी सालों तक इसका मजाक उड़ाती रही। वह सरकार से कहना चाहती है कि यह राष्ट्रीय संकट का समय है, राजनीति करने का नहीं। मनरेगा कांग्रेस बनाम भाजपा का मसला नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मनरेगा का उदाहरण देते हुए कहा कि ये मनरेगा ही एक ऐसी योजना है जो आज के संकट काल में एक संकट मोचक के रूप में उभर के आई है। अब देखिए मनरेगा की बात, तो सीएजी की रिपोर्ट नंबर 6 ऑफ 2013 में लिखा हुआ है कि 7, 8 और 11, 12 में 2252 करोड़ रुपए खर्चा हुए इनएडमिसिबल वर्क पर, जो नहीं होने चाहिए थे। और हमारी सरकार ने क्या किया कि आज मनरेगा का सारा पेमेंट सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। बात निकली तो दूर तलक गई। सोनिया गांधी से यूपीए सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल हुए और फिर लॉकडाउन के विरोध को लेकर भी कांग्रेस पर हमला हुआ। पंजाब की सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन क्यों लगाया और अभी भी 30 तक लगा रखा है? कर्फ्यू लगाते हैं वो। राजस्थान, महाराष्ट्र, तो क्या राहुल गांधी जी हम मान के चलें कि आपके मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुनते, या आपका आर्गुमेंट इतना हल्का होता है कि उसको वो इग्नोर कर देते हैं? कोरोना फुल स्पीड में है तो सियासत की स्पीड भी कहां कम है। केंद्र सरकार ने विपक्ष को चुन चुन कर जवाब दिया। चीन के मसले पर बयान के लिए राहुल गांधी को भी घेरा। लाल आंख दिखाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज चीन मुद्दे पे आंखें चुराए बैठी है, आंखें मूंद के बैठी है और लाल आंख श्री राहुल गांधी और विपक्ष को दिखा रही है, क्योंकि विपक्ष एक भाजपा की कमजोर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के पर्दा फाश कर रहा है। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? दरअसल राहुल गांधी चीन के साथ ताजा विवाद को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने रविवार को अमित शाह की टिप्पणी पर शायराना अंदाज में ट्वीट किया था। सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। जिसका जवाब राजनाथ सिंह ने भी शेर लिखकर दिया था। मिर्जा गालिब का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है। हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए।
राजनाथ सिंह के जवाब के बाद राहुल ने लिखा था, क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया? राहुल के इस सवाल के जवाब में लद्दाख के बीजेपी सांसद ने ट्वीट किया और कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। जामयांग सेरिंग नामग्याल ने ट्वीट में कुछ जगहों के नाम गिनाए और लिखा कि वहां कांग्रेस सरकार के वक्त चीन ने कब्जा कर लिया है। लद्दाख के सांसद के हमले के बाद राहुल ने फिर एक ट्वीट किया और प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया। राहुल ने लिखा, चीनी घुस आए और लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा कर ली। इस बीच पीएम बिल्कुल चुप हैं और सीन से गायब हो गए। कोरोना संकट में बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान चरम पर है। लगातार वार किए जा रहे हैं तो दनादन पलटवार भी है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, पूर्व मंत्री भारत सरकार के, मौजूदा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय आलोक जी, जेडीयू के नेता, जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बहुत दिनों बाद मिस्टर भदौरिया आप प्रकट हो रहे हैं आज तक पर हल्ला बोल में, स्वागत है आपका। दिलचस्प होगा चर्चा में देखना कि आज इतने दिन बाद जब आप जुड़े हैं क्या कहते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, कोई टीवी देखे, आपके मंत्री जी को सुने, राहुल गांधी को सुने तो कोरोना भूल जाए। मतलब राजनीति की रंगत अब इस देश में ऐसी हो गई है कि देश में लोग मर रहे हैं, अस्पतालों की क्या तैयारी हो नहीं हो वो सब पीछे छूट गया है। अब तो बस आप लोगों की राजनीति की रंगत को ही लोग देखें और भूल जाए कि क्या संकट है। देखिए, हमारे लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए ये जो राजनीति है ये इबादत है और इनके लिए सियासत है। ये लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं। इनको, क्योंकि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है तो कोरोना के कंधे पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। पूरे कोरोना काल में जहां वार का वक्त हो, जहां युद्ध का कोई वक्त हो, यहाँ बॉर्डर की बात हो, विदेश नीति हो, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इन्हें सत्ता में रहना नहीं आता और विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। ये लोग हर बार सत्ता में नहीं रहे, इसलिए तो देश की जनता ने इनको विपक्ष के नेता के पद लायक भी सीटें नहीं दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कीजिए, जब देश संकट में था तो वो विपक्ष के नेता होके गए थे यूएन के अंदर। सलमान खुर्शीद डिप्टी लीडर थे और जाकर कश्मीर पर पाकिस्तान से दो हाथ किया था, क्योंकि सवाल राजनीति का नहीं था, देश का सवाल था। नरेंद्र मोदी जी के लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। आज कोरोना के खिलाफ हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस पर राजनीति करने के। कोरोना पे कंफ्यूजन पैदा करना, अब चाइना के बॉर्डर पर देश की सेना पर भरोसा नहीं, अपने देश की सरकार पर भरोसा नहीं, ग्लोबल टाइम के बहकावे में आ जाते हैं, चाइनीज प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं। आपको अगर चाइना के मुद्दे पर भी कोई बात करनी है, टेलीविजन डिबेट में नहीं होगी, वो बात आपको जाकर प्रधानमंत्री से करना चाहिए। आपको समय लेना चाहिए। अगर आप, क्या ट्विटर के जरिए देश चलेगा? क्या देश की सीमाओं के बारे में, देश के विदेश नीति के बारे में ट्विटर के जरिए करेंगे? पवन खेड़ा जी जुड़े क्या? से बातचीत करते हैं, किस तरह की बात करते हैं? ये देश देख रहा है कि एक माँ भारती का संतान है नरेंद्र मोदी, जो दिन रात इस देश को बचाने के लिए कोरोना से कैसे लड़े उसके लिए लड़ रहे हैं। और आप मान लीजिए, मैं आज इस पर चाइना पे कोई डिबेट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह कहने आया हूं कि देश के 137 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और उस भरोसे को वो टूटने नहीं देंगे, देश को झुकने नहीं देंगे और इसी अज़्म इरादे के साथ वो चले हैं। लेकिन वाह वाह वाह, इस तरह का ट्वीट राहुल जी ने कल भी किया। मैंने कहा था ट्वीट करके कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ऐसा जुल्म न कर। चाइनीज प्रोपेगेंडा के शिकार मत होइए। कोरोना को भी हम हराएंगे और हमारे जो दुश्मन हैं वो कभी भी इस देश को कमजोर न समझे। ये 62 का देश नहीं, ये आज हम 2020 में अंजना जी बैठे हैं। आज तक के दर्शकों के सामने सिर्फ इशारे में कह सकता हूं, आपका माथा झुकेगा नहीं, क्योंकि मां भारती का संतान नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, जो आप सोचते हैं वो आपके प्रधानमंत्री करते हैं। बस यकीन कीजिए। ठीक है, पवन खेड़ा जी कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। विपक्ष की तरफ से आप मोर्चा संभालिए। भदौरिया साहब, वो कह रहे हैं विपक्ष को अपनी भूमिका निभाना नहीं आता देश में। आप अच्छा पूछ लीजिए जरा। शाहनवाज हुसैन चले तो नहीं गए? कह रहे थे कि मैं बताने आया हूं प्रधानमंत्री जी के बारे में, शायद बता के चले जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बताती है, करती तो कुछ नहीं है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा है,
लोग परेशान हैं। सुनिए सुनिए, आप सुन लीजिए, लोग परेशान नहीं, मैंने हैं, त्राहिमाम मचा अंग्रेजी हुआ है, में लोग हूँ। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, घबराइए मत। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से टूट चुके हैं। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, टूट चुके हैं लोग। उनके बारे में आपने क्या सोचा है? क्या व्यवस्था आपने हेल्थ की है? जरा आपने जनता को जानने की कोशिश की? आप वर्चुअल रैली में बिजी हैं, आप अभी भी सत्ता की लड़ाई लड़ने के तैयार हैं, अभी भी आप राजनीति कर रहे हैं, कोरोना काल में भी आप राजनीति में जूझ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको जनता की चिंता करनी चाहिए कि अभी सत्ता की चिंता करनी चाहिए? आपको आके बताना चाहिए कि आपने पहला लॉकडाउन किया था तो आपने 21 दिनों में क्या तैयारी की थी? जब 21 दिन का लॉकडाउन था तो आपको बताना चाहिए कि आपने कितने हॉस्पिटल्स के बेड्स तैयार किए, कितने वेंटिलेटर आपने मंगा लिए थे, कितने आपने मास्क मंगा लिए थे, कितने आपने डॉक्टर्स तैयार कर लिए थे, कितने आपने क्वारंटाइन सेंटर बना लिए थे। तो 21 दिन में आपके हेल्थ मिनिस्टर और मंत्री वहां लूडो, कोई बैडमिंटन, कोई फुटबॉल खेलते हुए फोटो डाल रहे थे। ये आपकी तैयारी थी। और जब 21 दिन के बाद जब खुला, जब कोरोना और बढ़ता चला गया, देश में पूरी तरह छाने लगा, तब आपके हाथ पैर फूलने लगे, तब आप कहने लगे नहीं अब आप आत्मनिर्भर हो जाओ, अब हमारे बस की बात नहीं है। जब आपके बस की बात नहीं है तो आप पहले ही बता दो कि आपके बस की बात नहीं। जनता तो आत्मनिर्भर है ही, हिंदुस्तान की जनता के अंदर में विल पावर बहुत है, हिंदुस्तान अपने आप को संभालना जानता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना जानती है। हर जगह देखो, आप मुद्दे को, आप असली मुद्दे को मोड़ना चाहते हो। असली मुद्दा क्या है देश के अंदर में? असली मुद्दा है कि आदमी परेशान है, उनकी नौकरियां जा रही हैं, मिडिल क्लास टूट रहा है, सुसाइड कर रहा है। शायद इसकी तकलीफ आपको नहीं होगी, आपको डाटा भी नहीं पता होगा कितने मिडिल क्लास लगातार सुसाइड करता जा रहा है। आपने बोला था किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लगातार लोगों की नौकरियां जा रही हैं। क्या आपने कभी बताया कि कितनी नौकरी गई आज तक? क्या आपने सीएमआई का डाटा पढ़ा कितनी नौकरी चलेगी? 50% लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, और जो 40 उम्र के नीचे के लोग हैं उनकी तो 48% जा चुकी है, जो 40 साल के ऊपर है उनकी 52% जा चुकी है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। आपने हॉस्पिटल की व्यवस्था देख ली, क्या हालत, चाहे उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, चाहे आप चले जाइए गुजरात में चले जाइए, पीपी किट तक आप सुविधा मुहैया नहीं करा पाए। आपने पीपी किट तक मुहैया नहीं करा पाई। क्या हालत नोएडा में उस महिला के साथ हुई? एक गर्भवती महिला की जान हॉस्पिटल के बाहर ही चली गई, वो 6 हॉस्पिटल के चक्कर काटती रही, उसे किसी ने भर्ती नहीं किया। क्या आप जनरल ओपीडी जवाब दिलवा दीजिए? आप मॉल खोल सकते हो, आप फ्लाइट चला सकते हो, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो, तो क्या जनरल ओपीडी नहीं खोल सकते थे आप? उस भदौरिया साहब जवाब लेते की वजह से उन लोगों की जवाब बीमार थे, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। अजय आलोक भी जरा बोल ले। शाहनवाज जी एक साथ जवाब दीजिएगा। पवन खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय आलोक इनसे निपट लेंगे अभी। अजय आलोक जी खेड़ा साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। अजय आलोक जी। देखिए अंजना जी, ये तो राजधानी इसका मतलब कि जनता की चिंता करने की सरल जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए क्योंकि हम सत्ता में, सही बात है, सत्ता में है कि जनता की चिंता करें। आप विपक्ष में कि आपने जनता की कभी चिंता नहीं की, आज तक की सारी ऊर्जा बर्बाद की हम तक वृक्षारोपण करने में, जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ 24 मार्च के बाद। अजय जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश में पूछना, आवाज क्लियरली नहीं आ रही है, आवाज क्लियरली नहीं आ रही। हाँ हेलो, अभी ठीक है? हाँ बोलिए। आपका फ्रेम फ्रीज कर गया है, बोलिए। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश ने क्या कभी किसी विपक्ष के नेता से, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या अखिलेश यादव या लालू यादव या उनके पुत्र हैं, आज तक किसी ने इनके माध्यम से सुना सोशल डिस्टेंसिंग करो? किसी ने इनके माध्यम से सुना कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए? किसी ने इनके माध्यम से जनता ने ये सुना कि भीड़ भाड़ के लोगों से बचिए नहीं? आपसे क्या सुना? जब लॉकडाउन लागू हुआ, लॉकडाउन क्यों लगा दिया? उसके बाद जब लॉकडाउन बढ़ाया गया, लॉकडाउन क्यों बढ़ा दिया? नौकरी का क्या होगा? प्रवासियों का क्या होगा? सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। जनता के लिए कोई एडवाइस नहीं की, सरकार कभी नहीं करते रहे, आज भी वही कर रहे हैं, कौन सा नया काम कर रहे हैं? तो इनको तो लोग कह चुका है और जनता से इनका नाता टूटते जा रहा है, और पूरा बनेगा बहुत जल्दी समय आने वाला है। ठीक है, मैं फिर से आपको कनेक्ट कराती हूँ क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज कर गया है, आवाज बहुत कट के आ रही है। पवन खेड़ा साहब जवाब दीजिए उनकी बात का। वो कह रहे हैं एक सकारात्मक आपने सुझाव नहीं दिया, सिर्फ सरकार जब ऐसे संकट की घड़ी में काम कर रही है तो टांग खींचने में लगे हुए हैं, ये उनका आरोप है। और उससे पहले शाहनवाज जी को भी सुन लीजिए, वो कह रहे थे कि विपक्ष को अपनी भूमिका निभाना ही देश में नहीं आता। अंजना जी, शायद मेरा वीडियो नहीं आ रहा, शाहनवाज जी से पूछ लीजिए। चेहरा तो वैसे भी मेरा मासूम है, क्या मेरी आवाज से काम चल जाएगा उनका? चल जाएगा। आपकी आवाज भी मासूम। शाहनवाज जी तो दिल्ली की ठंडी हवा में बाहर टेरेस पे बैठ गए हैं। बोलिए। दिल्ली सरकार बिजली चली गई है। मैंने सुना नहीं अजय आलोक जी को, लेकिन आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं हमने कोई सकारात्मक में बैठा हूँ, तो एक के बाद एक जो चिट्ठियां लिखी और जिन पर पालन भी किया, मैं इस बात को मैं जरूर मानूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार थोड़ा सा अपना अहंकार साइड में रखा और कई बातें मानी, नरेगा वाली बात मानी, आरबीआई की जो लिक्विडिटी पुश की बात मानी,
रेंट और EMI की बात मानी, हमारे कई सुझाव माने। शायद अजय आलोक जी ने वो पत्र नहीं पढ़े होंगे, अवलोकन के लिए उनको भी भेज देंगे। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी शेयर नहीं करते होंगे अपने अलाइज के साथ कि क्या क्या पत्र आ रहे हैं, लेकिन ये तो पब्लिक डोमेन में है, आपने पढ़े होंगे। सोनिया जी की भी चिट्ठी है, जयराम रमेश जी की है, चिदम्बरम साहब की है, राहुल गांधी की है, ये तमाम चिट्ठियां हैं और उन पर बिल्कुल कई चीजें, कई हमारी उन्होंने जो सुझाव थे वो मान भी लिए हैं। अजय आलोक जी शायद आपको इन्होंने नहीं बताया। अब बात करें शाहनवाज भाई की, तो शाहनवाज भाई जब आप विपक्ष में होते हो, राजनाथ सिंह जी तो बड़ी प्रश्न पूछते थे कि चीन की सेना वापस गई, आपकी सेना वापस क्यों हो गई। ये अभी 5 साल भी नहीं, 6 साल हुए हैं। 2013 में राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, आपका ट्वीट तो नहीं देखे, लेकिन इन 4-5 के तो ट्वीट मैं भी आपको भेज देता हूं आपके व्हाट्सएप नंबर पर। एक के बाद एक ट्वीट बताइए चाइना की सेना कहां तक आई। अरे जब आप पूछ सकते हैं तो क्या हम पूछे भी नहीं। और ये तो कमाल की परिभाषा है अंजना ओम कश्यप जी। अगर हम पूछ रहे हैं कि देश की कितनी जमीन पे चीन का कब्जा हुआ तो हम तो देशद्रोही हो गए। जो बात को छिपा रहे हैं और कह रहे हैं चीन ने कब्जा ही नहीं किया वो देश प्रेमी हो गए। ये डोकलाम में किया इन लोगों ने, अरे भाई जीत गए। कहां से जीत गए? डोकलाम में पक्के स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए हैं। आप कितना झुकोगे चीन के आगे? हम शाहनवाज जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। शाहनवाज जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। मेरे को तो देखिए लेट मौका मिला, मेरे को बड़ा लेट मौका मिला। शाहनवाज जी कृपया करके मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। 2018 31 मार्च, नहीं, उनका कहना है कि ट्विटर, सोशल मीडिया पर थोड़ी ना देश के जो सीमावर्ती इलाकों के इश्यूज हैं उनको टीवी पर और ट्विटर पर थोड़ी डिस्कस किया जाएगा, ये उनका कहना है। ये भी तो करते थे। इनके 4 ट्वीट तो मैं मोदी जी के और अमित शाह जी के, स्मृति ईरानी जी के, राजनाथ सिंह जी के और क्या नाम है उनका, रविशंकर प्रसाद जी के 5 ट्वीट तो मैं अभी भेज देता हूँ, अभी का अभी भेज देता हूँ कि चीन की सीमा पर क्या हो रहा है, अरुणाचल में कैसे आ गए, यहाँ कैसे आ गए, फला हो गया, ढिकना हो गया, सब आप पूछे तो कोई बात नहीं। शाहनवाज जी और हम तो 1 सेकंड जी मैं जवाब दे देता हूँ। सुषमा स्वराज साहब हो गया है जी को बुलाते थे बाकायदा, लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन को हम बाकायदा बुलाते थे, उनको विश्वास में लेते थे, उनसे सुझाव लेते थे। ठीक है, वो कह रहे हैं आप लीडर जो विपक्ष के नेता हैं उनको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लेते हैं? देखिए अंजना जी, मैं पार्लियामेंट में 10 साल जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मैं 10 साल विपक्ष में पार्लियामेंट में था और दूसरी पंक्ति में बैठता था, यानी और पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी का भी प्रवक्ता था, पार्टी का भी प्रवक्ता था। मेरे सामने राजनाथ सिंह जी ने एक सवाल पूछा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इसको हम लोग अभी मिलके बात कर लेंगे। तुरंत राजनाथ जी ने कहा कि ठीक है, हम प्रधानमंत्री जी आपसे समझ लेंगे। तो जो बात है उस वक्त हमने जो विपक्ष में रोल अदा किया उसको आदर्श मान लेते। तो मैंने तो पहले कहा खेरा जी आप नहीं आए थे, आपको सत्ता में रहना नहीं आता और विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। आज आप देश के सवाल पर, ग्लोबल टाइम के सवाल पर, चाइनीज प्रोपेगेंडा के सवाल पर, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के सवाल पर आप गुमराह मत होइए। आपको अपने सेना पे, सरकार पर, अपने रक्षा मंत्री पर, अपने विदेश मंत्री पर, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा होना चाहिए। वो मेरे ही प्रधानमंत्री नहीं है, ये सरकार मेरी सरकार नहीं है, ये भारत की सरकार है जी। भारत की सरकार पर भरोसा कीजिए और ट्विटर के जरिए मत कीजिए जनाब। ट्विटर के जरिए ने बात, जैसे राजनाथ सिंह जी ने बातचीत किया था मनमोहन सिंह जी से, उसी उनके चेंबर में जाकर आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री जी से। अगर आपके दिल में कोई खदशा होगा हम जरूर आपकी खदशे को दूर करेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो राहुल गांधी जी और सोनिया जी टेलीफोन कर लें रक्षा मंत्री जी को। आप टेलीविजन पे प्रवक्ता हैं, आप ज़हीन आदमी, आप आगे कह दीजिए कि हमने फोन का जवाब रक्षा मंत्री जी ने नहीं दिया। लेकिन क्या बात है, कोरोना के कंधे पर भी सियासत, चाइना के मुद्दे पर भी सियासत, काम कर रहे हैं इस पर भी सियासत। अरे साहब, आप अपने आपके आइडियोलॉजी पर अगर सियासत नहीं हो रही है, कम से कम इस विषय पर सियासत मत कीजिए। दल से बड़ा देश होता है। ठीक है, पवन जी जवाब दे रहे हैं इसका। रखिए, ठीक है पवन जी, 6 अगस्त 2013 को नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, फ्रॉम चाइनाज इंट्रूजन टू पाकिस्तान एम्बुशेस। और बताएं आपको, तेजस्वी सूर्या आपके ही कोई नेता हैं, 26 फरवरी 2014। और बताएं आपको, नरेंद्र मोदी जी का 8 फरवरी 2014, स्मृति ईरानी का 15 जुलाई 2013, अमित मालवीय तो चलो खैर आप उसको कुछ नहीं मानते तो उसके लिए क्या बोले, लेकिन आप कह रहे हैं हम रक्षा मंत्री जी से पूछ लें। आप लोग ट्विटर पे दनादन पूछे चले जाते थे और अब कह रहे हैं भरोसा रखिए।
हमें सेना पर तो पूरा भरोसा है, आप पर भरोसा माफ कीजिएगा बड़ा मुश्किल हो जाता है। कल तक तो कह रहे थे कि चीन की सेना आई ही नहीं, आज कह रहे वापस जा रही है। अरे जो आया ही नहीं वापस कैसे जा रहा है साहब? कम से कम इतना तो देश को मूर्ख मत बनाइए। हमारे यहाँ पुराने जो रिटायर्ड जनरल हैं वो आर्टिकल लिख लिख के आपको आगाह कर रहे हैं कि 60 किलोमीटर जितने भी किलोमीटर, उनकी तो बात सुन लीजिए। आज जो आपको आगाह कर रहा है वो देशद्रोही नहीं है, वो देश प्रेमी है। और जो आज आप जवाब देने से बच रहे हैं और उन लोगों के पीछे छिप रहे हैं, देशद्रोही नहीं कहा है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैंने एक लाइन करेक्ट कर दूं, नहीं देशद्रोही नहीं मानते आपको। ठीक है, और उन लोगों खेरा के जी पीछे देशभक्त छिपना बंद कर मानते दीजिए। हैं। चलिए ठीक है। देश की सरकार को अगर 2 मिनट की शर्मिंदगी से बचाने के चक्कर में देश की जमीन गंवा बैठोगे, ये मत होने दीजिए। लेकिन ये सवाल भी तो पूछा जाएगा ना किया जा पवन रहा जी कि आपका मकसद सिर्फ शर्मिंदगी पैदा करना है या आप ईमानदारी से जानकारी चाहते हैं विपक्ष के तौर पर? तो जो अलग प्रक्रिया है उसका भी पालन हो सकता है। अगर ये विपक्षी दलों को विश्वास में लेना आता है, इनको सीख लेते हम लोगों से, हम भी सुषमा जी और जेटली जी को बराबर बुला के विश्वास में रखते थे, उनसे सुझाव भी लेते थे, उनके सुझावों पर अमल भी करते थे। चलिए ठीक है, अजय भी करते थे, ऐसा नहीं। ये अनोखी सरकार है जो चीन से आगे फिलहाल कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ना चाहती। ठीक है, शाहनवाज जी हाथ उठा रहे, भाई शाहनवाज जी जवाब दे लीजिए। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत, शाहनवाज जी एक बार बोल दे, फिर अजय आलोक जी बोलिएगा। शाहनवाज जी छोटा सा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने किसी को देशद्रोही नहीं कहा। हाँ। लेकिन मैंने एक बात जरूर कहा है, खेरा जी देशभक्ति ट्विटर पे दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह ऐसी बातें मत लिखिए, प्रोपेगेंडा जो चाइनीज प्रोपेगेंडा है उसके शिकार मत होइए। ये सही है कि चाइनीज डेलीगेशन से राहुल गांधी जी बिना विदेश मंत्रालय के इन्फॉर्म किए आप लोग मिल लेते हैं। चाइनीज एम्बेसडर आपके यहाँ जो कहते हैं चाइनीज प्रोपेगेंडा के शिकार मत होइए, क्यों आपने लिखा है? वो 1 इंच पर भी हम किसी भी चाइनीज हो या किसी को घुसने नहीं देंगे। भारत की सीमा पूरी तरह, भारत की सेना सक्षम है, यकीन कीजिए। आप भी मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अपने इस पर यकीन कीजिए, लेकिन इस पर सियासत मत कीजिए। आप अपनी बारी में बोलिए, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। देखिए, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। शाहनवाज जी अपना जवाब खत्म कीजिए, प्लीज खत्म कीजिए अपना जवाब। मैं कह रहा हूँ कि अपने देश की सेना पर, सरकार पर भरोसा कीजिए, चाइनीज प्रोपेगेंडे का शिकार मत होइए। मनरेगा के मामले में भी अगर मैं कह दूं कि आपके वक्त में मनरेगा में भ्रष्टाचार युक्त था, हमने भ्रष्टाचार मुक्त किया है और हम उसको भी चला रहे हैं। हम कोरोना से एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। भदौरिया जी ने एक बात कही थी जो जवाब दे दूं कि 18 दिन में पीपीई किट कितना बनाया, N95 मास्क कितना बताया। तो भदौरिया जी जब लॉकडाउन किया था हमने तो एक नहीं बनता था, आज हम आत्मनिर्भर हो गए, मास्क हम बना रहे हैं, पीपीई किट हम बना रहे हैं। आपके यहाँ पे 19,000 खड़ी रही, लाखों मजदूर पैदल चलता रहा, हजारों किलोमीटर पैदल भेजने का ठीक है, शाहनवाज जी जवाब सुनिए। भदौरिया लगे हाथ, अगर शर्म नहीं आ रही हो तो बता इसके बाद आलोक जी, जिस देश के अंदर 19,000 ट्रेनें खड़ी हो और गरीब मजदूर पैदल चल के उसकी मौत हो जाए, क्या ये शर्म की बात नहीं है? समाजवादियों का कोई रोल है क्या? क्या गरीब मजदूर कहीं रोल नहीं है आपका, आपका काम ही आलोचना है। आप तो देख रहे हैं भाई कांग्रेस आलोचना कर रही है, हम पिछड़ न जाए इसलिए आलोचना कर रहे हैं। बस एक महिला का तो सम्मान करो, कुछ किया आपने समाजवादियों ने। वो बोल ले फिर जवाब दीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको ये बात कहते हुए। आपने इनको तो खाली शर्म बच्चों को खींचती हुई जा रही है, क्या शर्म की बात नहीं थी आपके लिए? शर्म आनी चाहिए आपको कि महिलाएं हमारी महिलाएं जो हमारी माँ बहनें हैं। अंजना जी, इनको शर्म बोलते बोलते भी शर्म नहीं आ रही। आपकी सिविंदर रानी भी नहीं बोलेंगी, आपकी गांधी जी भी नहीं बोलेंगी। अंजना जी, इनको इतनी हिमाचल में अगर गाय का समाजवादियों को शर्म नहीं आई। उत्तर प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, अगर वहां महिला की हत्या हो जाए, अगर किसी गौ की हत्या हो जाए तो आप एकदम चुप्पी साध लेंगे। अगर जहां बीजेपी की सरकार नहीं, वहां अगर गाय के साथ कुछ हो जाएगा तो गाय माता हो जाएगी। आपके लिए पहले तय कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाय माता है कि नहीं है, या विपक्ष की सरकार में गाय माता है। पहले तय कर लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। अजय आलोक जी, पहले आप तय कर लीजिए। देखिए, एकदम गलत बयानी है इनकी। देखिए, ये शर्मनाक बयान है इसका। भदौरिया साहब प्लीज एक करके बोलिए, एक साथ मत बोलिए, सबकी आवाज एक बार नीचे कीजिए। एक बार फिर मैं आप सभी को कह रही हूं, आप सब जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता है अपनी अपनी पार्टी के। पूरा देश इस बहस को देखता है। प्लीज आपका नाम जब लूं, आपकी बारी आए तभी अपनी बात कहें, ताकि एक सार्थक बहस हो। अजय आलोक जी।
देखिए अंजना जी, ये बिल्कुल बेमतलब की बात है जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे। हम तो कह रहे हैं शुरू से, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं मनरेगा कभी खत्म नहीं करूंगा क्योंकि ये आपकी विफलताओं का जीता जागता नमूना है मेरे पास। आपने मनरेगा शुरू किया 5,000 8,000 करोड़ तक, आज हम ले गए, एनडीए ले गई उसको 40,000 करोड़ तक। आपकी हर योजनाओं जो पिछले 20 साल से एग्जीक्यूटेड नहीं थी और देश का बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था और उन योजनाओं की अहमियत थी, उसको समझते हुए उन योजनाओं को पूरा हमने किया। हम तो आपके काम का क्रेडिट ले रहे हैं साहब, जो आपने नहीं किया। आपकी विफलता हमारी सफलता है। जीएसटी आप लेके आए, लागू हमने किया। ओआरओपी आपका कॉन्सेप्ट था, लागू हमने किया। सलमा डैम अफगानिस्तान का लागू हमने किया। बोगीबील झील असम का लागू हमने किया। आपको किसने रोका था नहीं करने? नवी मुंबई एयरपोर्ट हमने बनाया, कॉन्सेप्ट आपका था। लखनऊ मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, कॉन्सेप्ट आपका था, बनाया हमने। आपकी विफलताओं पे मोहर हमने लगाई है, ये बात आप जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना नहीं आता है, सरकार चलानी नहीं आती थी। देश को किस रफ्तार में ले जाना है वो रफ्तार आपको कोई पता नहीं था, और आज देश जब इस रफ्तार से दौड़ रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है, पवन खेड़ा, कॉन्सेप्ट आपका था लेकिन रफ्तार हमने दी। ये हमारी आलोक जी को मैं क्या बताऊं, इन्होंने तो बातों बातों में हमारी तारीफ। इसके बाद आऊंगी भदौरिया साहब, इसके बाद आऊंगी, प्रॉमिस आऊंगी, रुक जाइए, पवन खेड़ा जी को बोलने दीजिए। अच्छा हुआ अजय आलोक जी ने बता दिया। किसी पुरानी सरकार के काम को आगे बढ़ाना का अर्थ ये नहीं है कि पिछली विफलता को आपने ठीक करने से रोका। ये है कि आपका अपना कुछ, एक आप शांत हो जाइए। एक ओरिजिनल आइडिया था मोदी जी का पिछले 6 साल में, उसमें हम आरोप नहीं लगाएंगे कि कांग्रेस का कुछ था वो चुरा लिया, कुछ नहीं। नोटबंदी, आज उसका नाम तक लेने से थर-थर कांपते हैं। 6 साल की अचीवमेंट, उपलब्धियों की पूरी बड़ी बड़ी किताबें निकाली, नोटबंदी का न नहीं लिखा। तो होता है, आपकी विफलताएं सफलताएं जनता देख रही है अच्छी तरह से। मुझे ये बताइए, नेपाल के संसद में कल नया नक्शा पास हो गया, उत्तराखंड का हिस्सा अपने नक्शे में बता दिया, क्या बिगाड़ लिया आपने? कहाँ गई वो लाल आंख? चले तो चीन को लाल आंख दिखाने या नेपाल अपने आपको लाल आंख दिखाने, और आप है कि हम पर ही चढ़े जा रहे हैं कि प्रश्न, अरे हमने ईमानदारी से जवाब दीजिए। इस तरह का विपक्ष है भाई कि प्रश्न। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। बीच में नहीं, अंजना जी प्लीज इनको बोलिए, बीच में नहीं। ठीक है, आप सवाल पूछ लीजिएगा, उनको पूरा कर लेने दीजिए, आप पूरा कीजिए। वो एक सवाल आप ही से पूछना चाहते हैं, खेड़ा साहब आप ही से पूछना चाहते हैं। हाँ, तो अब मेरी बात तो समाप्त हो जाइए, हो जाने दीजिए। 31 मार्च 2018 को त्यागराज स्टेडियम में दलाई लामा का एक बड़ा इवेंट होने वाला था। चाइना ने आंख दिखाई, आपने इवेंट कैंसिल कर दिया। 2018 की मार्च में ITSA का एशियन कॉन्फ्रेंस होने वाला था, चाइना ने आंख दिखाई, आपने वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। इतना खर्चा करने के बाद भी क्यों डरते हैं साहब? पवन खेड़ा जी, एक सवाल मेरा है आपके लिए, एक सेकंड। अलग बात, हमने बहस के 25 मिनट 27 मिनट चीन पर निकाल दिए। बीजेपी का कहना है कि अगर इस पर और भी विस्तृत जानकारी चाहिए आपको तो आप सीधे रक्षा मंत्री से बात कीजिए, अभी बातचीत चल रही है, करेंगे। आपकी इंटरिम जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, वो भी मनरेगा पर लिख रही हैं। अन्य मुद्दों पर बहस ना करके चीन पर सिर्फ बहस को बार बार खींच कर ले जाना, आखिर आप क्या चाहते हैं? मनरेगा पर, कोरोना पर, सरकार के 1 साल पर जो परिस्थितियां देश में है सब भूल जाए, बस टीवी पे आज चीन चीन सुनकर देख लें कि कोरोना का तो संकट है ही नहीं देश में अब। अंजना जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई हमारी टेरिटरी पे कब्जा कर रहा हो, रिटायर्ड अफसर आर्मी के बार बार लिख रहे हो आर्टिकल, आप कह देंगे कि वो तमाम जनरल जो हैं सब राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी तो आप कह रहे हैं। नहीं, आप कह रही है ना कि वो आपने 2 बार 3 बार ये शब्द इस्तेमाल कर लिया, किसी और ने नहीं किया। पवन खेड़ा साहब, क्यों नहीं? हम लोगों ने कब कहा राष्ट्र विरोधी? भाई खुद सेल्फ गोल मार रहे हैं, अपने आप को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। हमने तो नहीं कहा आपको, हमने कहा युद्ध का सवाल हो तो पवन खेड़ा जी बोलिए। ठीक है, शाहनवाज जी, पवन जी बोलिए। मेरे को अंजना जी ने प्रश्न पूछा, क्योंकि वो फोन पे है आज, उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है उनका। वैसे आपका हमने चेहरा लगा दिया है जी, बोलिए। चेहरे से कौन डरता है जनाब? अंजना जी, हम तो नरेगा पे भी बात करने को तैयार हैं। यही थे जो नरेगा में भी चूक जाते थे कि नहीं नरेगा नहीं, नरेगा तो बड़ा विफल है तो अपना ले आते कोई कार्यक्रम। आ गए ना, नोटबंदी के बाद भी नरेगा का ही सहारा लेना पड़ा, GST के बाद भी नरेगा का ही सहारा लेना पड़ा, और अब कोरोना में भी नरेगा का ही सहारा लेना पड़ा। अपना क्या लाएंगे तो बताइए, नोटबंदी के अलावा कुछ ला पाए अपना? जब देखो हमें गाली देते रहते हो। एम्स भी हमारा, IIT भी हमारा, DRDO भी हमारा, सब कुछ तो हमारी देन है, और आप आज कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। शर्म आनी चाहिए। सही बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, शर्म आनी चाहिए वाकई, और माफी मांग लेनी चाहिए देश से मोदी जी। ठीक है, एक अजय आलोक जी अब सवाल पूछना चाहते हैं।
अजय आलोक जी पूछ लीजिए अपना खरीदने सवाल। होते हैं, उसके बाद जब शहनवाज जी MLA जवाब दें। खरीदना होता है तो अमित शाह आगे आगे 10 वर्ष घुस जाता है तो अमित शाह गायब। पवन खेरा जी सुनिए ना, छिप जाते हैं, कहाँ है? पवन खेरा सवाल जी सुन सुनिए लीजिए, सही। सवाल सुनिए अजय आलोक। हाँ। पवन खेरा जी एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए। ये जितने प्रोजेक्ट मैंने गिनाए हैं, ये आपने शुरुआत जरूर की थी, सिर्फ इसका डुगडुगी बजाया था, इसको कंप्लीट नहीं किया, ना ही इस पे काम शुरू किया। और आज जब ये काम खत्म हो रहा है तो देश को मात्र 8.5 लाख करोड़ इस कांग्रेस पार्टी और इस यूपी के कारण नुकसान हुआ। तो इस 8.5 लाख करोड़ के नुकसान की जिम्मेदारी क्या कांग्रेस पार्टी लेती है? दूसरी बात, देश को 70 वर्षों में आपने कछुए की गति से चलाया है, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। आज देश अगर तेजी से भाग रहा है, प्रगति कर रहा है, तो इसमें आपको खुशी नहीं होती है? आपने कहा कि क्या किया, ये क्या भाषण है किया, या ये प्रश्न आके है? जब अंजना जी? कांग्रेस रोड पे जाएगी, जनता से मिलेगी, अंजना जी, भाषण है या प्रश्न है? एक मिनट, एक प्रश्न है कि आपने अंजना जी, अगर प्रश्न है 8.5 तो लाख मुझे उत्तर देने दीजिए। ये भाषण 8.5 की लाख अनुमति करोड़ मुझे देश के दीजिए। बर्बाद किए आपने। अंजना जी, भाषण 8.5 लाख करोड़ आपने देश, एक मिनट सुन लीजिए ना, 8.5 लाख करोड़ आपने देश के बर्बाद किए, क्या जिम्मेदारी लेती है कांग्रेस? ठीक है, जवाब दीजिए प्रभु। इन सारे प्रोजेक्ट्स में भाषण की अनुमति जो समय पे देती है, कंप्लीट नहीं हो पाए। जवाब अनुराग भदौरिया को भी दीजिए। ये क्या मतलब है? ये बोलिए। क्या बिहार के चुनाव का प्रचार करने आ गए हैं? अरे जवाब दीजिए ना, आप जवाब क्या दीजिए। भाषण का क्या जवाब होता है? भाषण का क्या जवाब होता है? अरे देश राशन मांग अरे रहा है, जवाब दीजिए, मैं भाषण दे रहा सवाल हूं तो पूछ रहा जवाब हूँ। दीजिए। 8.5 लाख करोड़ बर्बाद हुए आपके सवालों में क्या ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, इसके कारण देश का 8.5 लाख करोड़ नुकसान हुआ। और मैं रिपोर्ट लाता हूँ ना, CAG की CAG की रिपोर्ट है, रिपोर्ट। जवाब दीजिए। बिहार के घोटालों पे बात जवाब देंगे मुझे? एक से एक जो घोटाले हैं रिपोर्ट ला के भाग रहे हैं, सवाल से भाग रहे हैं ना, अरे कहाँ बोलिए भाग रहे सवाल हैं? से भाग सामने रहे खड़े हैं, रहिए, बात करिए। बोलिए सवाल से भाग रहे हैं। हालत खराब कर दी बिहार तो की, जवाब दीजिए, मजदूरों को तो अपने जवाब घर में दीजिए ले पा ना। रहे, और यहाँ बोल रहे हैं जवाब। अरे भाषण- जवाब आप दीजिए भाषण ना, मत दीजिए। उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? देश जवाब दे राशन दीजिए मांग भाई। रहा है, आप भाषण दिए चले जा रहे हैं। मोदी अरे जी से सवाल पीछे हो पूछ रहा क्या? हूँ, जवाब दीजिए। अरे आप अनुराग कौन है भदौरिया। सवाल पूछ पूछने रहा हूँ, वाले? जवाब दीजिए। अनुराग देख लीजिए भदौरिया। जरा, ये इनकी हकीकत सत्ता में आप हैं, है, इनकी जवाब लखनऊ हकीकत मेट्रो यही पर है। अनुराग भदौरिया बोलना चाहते थे, जवाब देना चाहते थे। अनुराग भदौरिया। देंगे, हम देंगे। जो सत्ता अनुराग में होता है, भदौरिया। जवाबदारी अभी उसकी आलोक होती जी है। कह रहे थे कि पहले तो लखनऊ ये मेट्रो सीख लीजिए। बीजेपी ने बनाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका काम ही है राम राम जपना, पराया काम अपना। अरे लखनऊ मेट्रो समाजवादियों ने बनाई है भैया, और आप तो बुलेट ट्रेन लाने वाले थे जो पता नहीं कहां चलेगी, बुलेट की स्पीड में कहीं अमेरिका चलेगी, शायद लोग खोज नहीं पा रहे हैं। आप तो लाने वाले थे यहाँ पे स्मार्ट सिटी, पता नहीं स्मार्ट सिटी कहाँ है, चाहे बिहार में बन गई हो तो बन गई हो, चाहे दरभंगा में कहीं पे, कहीं और देश में तो स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं पड़ी। आप तो बनाने वाले थे देश के अंदर में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, कहाँ है भैया? लोग तो अपने घर वापस चले गए। अब आप कह रहे हो मनरेगा के हिसाब से देंगे। मैं कहता हूं आपने रोजगार के लिए, देश के लिए क्या सोचा? आपने अर्थव्यवस्था को बोला था कितना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अरे भैया आपने तो नेगेटिव जीडीपी लेके आ गए। क्या किया आपने देश के साथ? देश को आपने ऐसा भगाया है कि लोग अपने आप से भागने लगे हैं, लोग मौत की गोदी में जाने लगे हैं, लोग आत्महत्या पे मजबूर हो गए। जरा उठा के तो देखिए देश की हालत क्या है। आप देश के बारे में बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ धर्म की बात कर लो, या फिर आपके पास 4 ही पॉइंट होते हैं, धर्म की बात कर लो, नफरत की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, कभी इधर की बात कर लो, कभी उधर की बात कर लो। आप हेल्थ व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे जो कोरोना में लोग जूझ रहे हैं, आप उनकी बात नहीं करेंगे। जो लोग रास्ते में चलते चलते जिनकी मौत हो गई उनके बारे में क्या सोचा, नहीं आप बोलोगे। आप नहीं बोलोगे कि जो लोग बेचारे बेवजह इस आपकी गलती की वजह से बेवजह मारे गए, उनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करोगे। आप चर्चा नहीं करोगे कोरोना के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं इसके लिए हम क्या उपाय सोचें, सरकार उसके लिए क्या सोचने वाली, नहीं बोलोगे। आपने लॉकडाउन में वो हालत की देश के अंदर में, चाहे स्पेन हो, जर्मनी हो, यूके हो, इन लोगों ने लॉकडाउन तब किया था जब वहां पे कोरोना केसेस हाई थे। आपने लॉकडाउन तब किया था जब कोरोना केसेस यहां पे 415 थे। ये शर्म की बात नहीं तो क्या है? आपकी प्लानिंग में खराबी है, आप अपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहते, आप किसी से राय लेना नहीं चाहते, आप किसी से मिलकर देश की बात नहीं करना चाहते, आप सिर्फ खुद की बात करना चाहते हो, खुद को हाईलाइट करना चाहते हो कि मैं हूं, मैं से देश नहीं चलता है। देश 130 करोड़ पॉपुलेशन का देश है। जब तक आप सबको लेके नहीं चलोगे तब तक देश का भला नहीं हो पाएगा। देश का भला तभी होगा जब हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। और यह आपकी गलती है कि आप अकेले दौड़ना चाहते हो, इसलिए देश पीछे भाग रहा है। देश बहुत तेजी से पीछे जा रहा है क्योंकि आपकी देश के साथ मिलकर नहीं चलना चाहते। शहनवाज जी जवाब दीजिए। अंजना जी, आज आपने पूरा भदौरिया जी को मौका दिया है, एकदम जी भर के बोले, बहुत दिनों बाद आए हैं, लेकिन जी भर के बोले। पहली बार मैंने उनको रुकते हुए देखा है, पहली बार मैंने उनको बोलकर रुकते हुए देखा है। पूरा आपने छूट दे दी, जब थक गए तो खुद ही बैठ गए। तो आज दिक्कत दुश्वारी ये है, जवाब दे दो, छोड़ बहुत दुश्वारी हो गया, शांत हो जाइए। बात ये है कि पहले तो पवन खेरा जी का भी जवाब दे दूं। खेरा साहब, दिक्कत दुश्वारी यह है कि आपके तो सारी योजना हमारी, आप तो आपका बस चले तो कहो चांद हमारा था, तारा हमारा था, ये सूरज की रोशनी, ये ऑक्सीजन,
जितना यूपीए में छोड़ के गए थे वही ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। ये सब कुछ देश का होता, ये आपका नहीं था। देश के संसार जिस तरह आपने 50 साल हुकूमत किया, काश ये हुकूमत करने का मौका नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पहले मिला होता तो आज हम चाइना से भी आगे होते, आज हम दुनिया में सबसे आगे होते। जो देश पहले आजाद हुए उनकी हालत आपने हमारी इकोनॉमी को का भट्ठा बैठाया है, आपने उसमें रफ्तार नहीं पकड़ाई, हम लोगों ने रफ्तार पकड़ाई। तो आपकी योजना खराब थी, मनरेगा आपके नाम से था, उसको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था कि ये आपकी योजना है, उसको हम चलाएंगे, पहले दिन कहा था। आप लोग ये समझते हो कि आप बहुत अक्लमंद थे और जनता बड़ी बेवकूफ है। जनता ने मोदी जी को दोबारा इसलिए चुना कि वो आपको 2 बार लगातार, जो पार्टी 50 साल हुकूमत में नहीं रही उसको मौका नहीं दिया, विपक्ष के नेता के पद लायक भी सीटें नहीं दी, क्योंकि आप पर कोई यकीन नहीं है। यकीन आप समझते हैं समाजवादी पार्टी यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रही, उनको ये पता है। मैंने पहले ओपनिंग रिमार्क में कह दिया, मैं रिपीट नहीं करता हूँ चीजों को। भदौड़िया जी, आप लोग सिर्फ आलोचना के अलावा क्या किया आपने? समाजवादियों ने घर में खाना खा के सो गए, उसके अलावा कोई काम किया आपने? बाद में एक फोटो दिखवा ली, आपने कुछ नहीं किया। आप विपक्ष में थे, अरे सीखते नड्डा जी से, अपने वर्कर को कहा कि अगर जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा अगर 5 लोगों को खाना नहीं खिलाना तब तक भोजन नहीं करना। नड्डा जी ने कहा हम बीजेपी के वर्कर ने 19 करोड़ लोगों की कार्यकर्ता के नाते चिंता की, सरकार ने चिंता की। हम लोगों ने कहा प्रदेश के हिसाब से नहीं बांटा, हमने देखा उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर अगर किसी 5 लोगों को एक वर्कर नहीं खिलाएगा। आप लोग बात क्या करते हो? आप लोग सिर्फ आलोचना करने आ गए। आपकी आलोचना से कुछ होने वाला नहीं, लोगों को मालूम है, आज भी लोगों को भरोसा है। इनको चुप कीजिए ना, ये तो लगातार बोले थे, अब जवाब नहीं सुन रहे हैं ना। अंजना जी, ये तो अब अन्याय कर रहे हैं, ये हमें भदौड़िया जी को रोकिए। अंजना जी, आज आपने आपकी इतनी मेहरबानियों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। भदौड़िया जी, गलत बात है। अंजना जी, वो बोल रहे, फिर खेड़ा जी बोलेंगे। हाँ, वो शाहनवाज जी पूरी कीजिए अपनी बात। बोलते जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं इनसे कहता भदौड़िया जी शांत हो जाए। मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा तब तक खाना नहीं खाना जब तक 5 लोगों को नहीं खिलाना। हमने 19 करोड़ लोगों को पार्टी के तौर पर चिंता किया, सरकार ने अलग चिंता किया। पार्टी जैसा आपकी काम कर रही है, लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार व्यवस्था से चलती है। ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। शाहनवाज जी, सरकार व्यवस्था से चलती है। पवन खेड़ा जी, आपकी सरकार चल रही है, पवन खेड़ा नेशन भदौड़िया साहब बीच में नहीं, पूरे देश में पवन 80 खेड़ा। करोड़ लोगों को देने का काम किया हम लोगों ने। मुझे एक सरकार बात ने का चिंता बड़ा करने का अफसोस काम किया। बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि मेरे इस बात भाई का, सर। शाहनवाज हुसैन जी अटल जी को, अडवाणी जी को नाकारा बोल रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। कहाँ बोला जनाब? ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, देखिए, आपकी पार्टी के भले वो बहुत बड़े नेता है, हम भी उनका सम्मान करें, आप ऐसे उनको नाकारा बोलेंगे, अच्छी बात नहीं, ये गलत बात। कब बोला मैंने? भावनाओं को ठेस पहुंचे नहीं। आप क्या बोला मैंने? अंजना जी, आप तो चौकी कम से कम। तो 2 सीटें आई, 8.5 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए ना। कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं आप खेड़ा साहब? वो क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है सर। अटल जी, अडवाणी जी का नाम पहले अजय आलोक जी का जवाब तो दे दीजिए। सब्र रखिए, अजय आलोक जी ठीक है, वो जवाब अजय आलोक जी की वकालत मत करिए, चुनाव में फिर कहीं रिश्ता टूट जाएगा। 8.5 लाख करोड़ बर्बाद किए, कौन से बेचारी लेगा? एक-एक करके जवाब दीजिए सर। मारे हुए हैं इस जवाब चाहते। अटल जी और अडवाणी जी को, शाहनवाज जी, 12 लाख करोड़ का घोटाला, 8.5 लाख करोड़ बर्बाद। बताइए ना, क्यों उनको नाकारा बोलते हैं? कि सीटें कम आती है तो GDP का नेतृत्व नाकारा 10%। होता है। आपकी तो 2 सीटें आई थी, तो क्या अटल जी और अडवाणी जी नाकारा थे? माफी मांगिए, गलत बात है। कई लोगों की भावनाओं से आप वो तो इमोशन पे ले गए थे आप लोग वोट 84 नहीं, गलत बात है। स्वर्गीय इंदिरा जी के नाम पर वोट ले गए थे सर आप लोग। उन्हीं के नाम की आज आप लोग खा रहे हैं, अटल जी और अडवाणी जी के नाम की। उनको तो कम से कम है हमारे नेता। मोदी जी को, हमें आप गर्व है मोदी जी अटल को जी, खुश अडवाणी करने जी के लिए, मोदी जी को खुश करने के लिए इन्हीं दोनों को मोदी जी के भी नेता अटल जी, ये अडवाणी तो जी गलत बात हैं। है, गलत बात है। खेड़ा जी, मोदी जी के भी नेता अटल जी, अडवाणी जी हैं। मैं बीच में नहीं बोला था, आप बीच में मत बोलिए। अभी सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। बोलिए। अटल जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो देश के पुरुषार्थ का मजाक उड़ाएं और कहें कि पिछले 50 साल में कुछ नहीं हुआ। चलिए, ये भाषण आप भी सुन लीजिए और अपने अजय आलोक को भी सुना दीजिए, और वहां मोदी जी के पास अगर पहुंच सकते हो तो उन्हें भी पहुंचा दीजिए, उन्हें भी सुना दीजिए। हमसे मत सीखिए, अपने नेताओं से सीख लीजिए, तो शायद थोड़ा सही चल लोगे।
पिछले 3 महीने में जो गलतियां आप लोगों ने की हैं, एक माफी तो बनती है। हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हो, हमें 3 महीने का हिसाब नहीं दे रहे। ये कैसी सरकार है आपकी, कैसी पार्टी है आपकी? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने लॉकडाउन 4 घंटे में घोषित किया, मजदूरों को जाने की व्यवस्था नहीं की, लोगों का किराए का क्या होगा, ईएमआई का क्या होगा, कल का खाना कैसे आएगा, ये सब सोचा नहीं। 1 करोड़ लोगों को पहुंचवाया साहब हम लोग। हम तो यही कह रहे हैं ना आपको, ये हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। हम बोलेंगे चीन तो कहोगे चीन पे मत कहो, नरेगा पे बात करो। हम नरेगा पे बात करें तो कहेंगे देखो चीन वहां आया हुआ है, चीन के बारे में बात। अरे देखिए यहीं रहिए, हम सब मुद्दों पर आपसे बात करेंगे, हर मुद्दे पे आपसे जवाब मांगेंगे। आप देखिए चुनाव तो है नहीं, 4 साल आपने, ठीक है अजय आलोक जी, बार बार आदत तो बना लीजिए कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, छोटा सा जवाब अजय जी, छोटा सा, ब्रेक का टाइम हो रहा है। पवन जी एक कहावत है, आंख का अंधा नाम न इंसुख। वही हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी की। 3 महीने में क्या क्या किया है एनडीए सरकार ने, राज्यों में और केंद्र में, ये पूरा देश देख रहा है। और इसीलिए देश शायद प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्रियों के साथ खड़ा है। आप नहीं खड़े हो सकते, वो अलग बात है। उसका सबसे बड़ा कनेक्ट खत्म हो गया है। ये सिर्फ विरोधाभास की राजनीति। चलिए ठीक है, इसी के साथ मुझे अजय आलोक जी ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे, देखते रहिए हल्ला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।